हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAC 114 कंटेम्पररी इश्यूज एंड कंसर्न्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, राइट अ नोट ऑन द एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ है और इसके मेन फीचर्स क्या है। इसमें ग्लोबलाइजेशन के हिस्टोरिकल फेजेस और उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर के देशों का एक दूसरे से जुड़ना, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और कल्चर के जरिए। ये प्रोसेस नया नहीं है, ये कई सेंचुरीज से डेवलप हो रहा है, जैसे कि एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के फेजेस में। इसका असर हर फील्ड में है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी और आइडेंटिटी। चलिए समझते हैं इसका इवोल्यूशन और की कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन बॉडी। 1. एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्राचीन और प्री मॉडर्न युग। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत एंशिएंट ट्रेड रूट से हुई थी, जैसे सिल्क रोड। रोमन एम्पायर और मौर्यन एम्पायर जैसे सिविलाइजेशंस दूर दूर तक ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज करते थे। कॉलोनियल पीरियड। 15th to 18th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज में कॉलोनीज बनाई और ट्रेड और कल्चर का जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th to 19th सेंचुरी में मशीन्स, रेलवेज और स्टीम शिप्स ने प्रोडक्शन और ट्रेड को बूस्ट दिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी राइज हुआ। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II और कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर II के बाद IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बने। कोल्ड वॉर के दौरान ग्लोबलाइजेशन स्लो हुआ ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिवाइड। मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद USSR के कॉलेप्स और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ ग्लोबलाइजेशन स्पीड से बढ़ा। इंटरनेट, आउटसोर्सिंग और MNCs ने दुनिया को और कनेक्टेड बनाया। 2. इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड और लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर्स कम हुए और ओपन मार्केट्स का कॉन्सेप्ट आया। ग्लोबल कैपिटल फ्लोज। इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स अब इजीली कंट्रीज के बीच फ्लो होते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स। कंपनीज मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है, एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया है। आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग। काम उन देशों में दिया जाता है जहां लेबर सस्ती हो, जैसे इंडिया और चीन। 3. पॉलिटिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनेशनल गवर्नेंस। UN, WTO, IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस नेशनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का स्प्रेड। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स दुनिया भर में प्रमोट हुए हैं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन। वेस्टर्न मीडिया, फैशन और फूड ने ट्रेडिशनल कल्चर्स पर इम्पैक्ट डाला है। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। लोकल और ग्लोबल कल्चर्स मिलकर नए हाइब्रिड कल्चर्स बना रहे हैं। 4. टेक्नोलॉजिकल और सोशल फीचर्स। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने दुनिया को एक छोटी जगह बना दिया है। ग्लोबल ट्रैवल और माइग्रेशन। लोग अब आसानी से ट्रैवल, माइग्रेट और स्टडी अब्रॉड कर सकते हैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटी। NGO और ग्लोबल मूवमेंट्स जैसे क्लाइमेट एक्शन लोगों को जोड़ते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स। कंक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जो कई डायमेंशंस में डेवलप हुआ है, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और हिस्टोरिकल। इसने दुनिया को कनेक्ट किया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी लाया है, जैसे इनइक्वालिटी और कल्चरल इरोजन। इसके इवोल्यूशन और फीचर्स को समझना जरूरी है ताकि हम इसका इम्पैक्ट समझ सकें। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 2. Examine the challenges of public-private partnership. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के सामने आने वाले मेजर चैलेंजेस को डिस्कस करना है। फोकस करना है कि PPP इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पॉलिसी, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP एक ऐसा मॉडल है जहां सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिलकर किसी सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं।
इस मॉडल का गोल होता है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और प्राइवेट एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन माइल। लेकिन इस मॉडल में कई तरह के चैलेंजेस भी आते हैं जो इसके सक्सेस को रोक देते हैं। इस आंसर में हम इन चैलेंजेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. रेगुलेटरी और पॉलिसी चैलेंजेस। पीपीपी के लिए एक क्लियर और कंसिस्टेंट नेशनल पॉलिसी का एब्सेंस कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। रेगुलेटरी बॉडीज में कभी कभी पावर और एफिशिएंसी की कमी होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के फ्रीक्वेंट चेंजेस से लॉन्ग टर्म प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिस्की बन जाता है। एग्जाम्पल, जीएमआर का मालदीव्स एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कैंसिल होना एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कंसर्न करता है। 2. फाइनेंशियल और रिस्क शेयरिंग इश्यूज। पीपीपी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है जो हर प्राइवेट फर्म अफोर्ड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियल सपोर्ट या रेवेन्यू मॉडल क्लियर नहीं करती तो प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं लगता। रिस्क शेयरिंग का स्ट्रक्चर वीक होता है, ज्यादा रिस्क प्राइवेट पार्टनर पर होता है, जैसे लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंसेस। एग्जाम्पल, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में कॉस्ट इश्यूज और टोल डिस्प्यूट्स इसी वजह से आए थे। 3. इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स। कई सरकारी एजेंसीज के पास पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। परमिशंस और अप्रूवल्स में डिले और डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। कई बार पब्लिक ऑफिशियल्स ऑडिट फेयर, लैक ऑफ ट्रेनिंग या पॉलिटिकल प्रेशर के चलते पीपीपी को सपोर्ट नहीं करते। एग्जाम्पल, जेएनएनयूआरएम के अर्बन ट्रांसपोर्ट पीपीपी प्रोजेक्ट्स वीक म्यूनिसिपल कैपेसिटी की वजह से फेल हुए। 4. पब्लिक ऑपोजिशन और अकाउंटेबिलिटी कंसर्न्स। पीपीपी प्रोजेक्ट्स में यूजर चार्जेस बढ़ने की वजह से पब्लिक ऑपोजिशन होता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी और कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लैरिटी न होने से करप्शन या बियास के एलिगेशंस लगते हैं। पब्लिक के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम वीक होता है जिससे ट्रस्ट नहीं बनता। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में वाटर प्राइवेटाइजेशन के प्रोजेक्ट को लोगों ने अपोज किया क्योंकि चार्जेस उनके लिए हाई थे। कंक्लूजन, पीपीपी मॉडल अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ पब्लिक सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी इंप्रूव कर सकता है, लेकिन उसके लिए ऊपर दिए गए चैलेंजेस को सीरियसली एड्रेस करना जरूरी है, जैसे कि पॉलिसी क्लैरिटी, रिस्क शेयरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तभी पीपीपी मॉडल अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3. ए गवर्नेंस कैन बी रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी। कमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके ए गवर्नेंस को कैसे रिफॉर्म या बेटर बनाया जा सकता है। हमें ये समझाना है कि डिजिटल टूल्स के जरिए गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे आए है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ए गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के जरिए पब्लिक तक पहुंचना। इससे गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का इंटरैक्शन फास्ट और ट्रांसपेरेंट होता है। आज के डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी ए गवर्नेंस को रिफॉर्म करने का एक पावरफुल टूल बन चुका है। डिजिटल इंडिया, उमंग और आधार जैसे इनिशिएटिव्स इस बात का प्रूफ है। मेन बॉडी। 1. टेक्नोलॉजी का रोल ए गवर्नेंस को मजबूत बनाने में। टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज ऑटोमेट हो जाती है जिससे डिले और करप्शन कम होता है। पोर्टल्स जैसे ए सेवा, डिजी लॉकर और भारतनेट से डॉक्यूमेंट्स और सर्विसेज का एक्सेस इजी हो गया है। रिमोट एरियाज तक भी डिजिटल सर्विसेज पहुंच रही है। एग्जाम्पल, आधार एनेबल्ड डीबीटी से सब्सिडीज डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाती है बिना किसी मिडलमैन के। 2. ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में सुधार। ऑनलाइन डैशबोर्ड्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग ओपन हो गई है। सिटीजन्स अपने एप्लीकेशन का स्टेटस या कंप्लेंट को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल और माईगव जैसे प्लेटफॉर्म सिटीजन्स को गवर्नेंस में एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं। 3. सर्विस डिलीवरी और जन सेंट्रिक गवर्नेंस। उमंग ऐप, भीम और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जैसे ऐप्स एक ही जगह पर कई सर्विसेज अवेलेबल करते हैं। 24/7 अवेलेबिलिटी से लोग बिना किसी ब्रोकर के सर्विसेज ले सकते हैं। एग्जाम्पल, पासपोर्ट सेवा केंद्र में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ट्रैकिंग सिस्टम से लोगों का टाइम और एफर्ट दोनों बचा है। 4. चैलेंजेस और आगे का रास्ता। डिजिटल डिवाइड। रूरल एरियाज में अभी भी इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम है। साइबर सिक्योरिटी। ऑनलाइन डाटा होने से प्राइवेसी और हैकिंग का रिस्क भी बढ़ गया है।
कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नमेंट स्टाफ को डिजिटल टूल्स का सही ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। वे फॉरवर्ड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फाइबर ऑप्टिक्स और 5G में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कम्युनिटी लेवल पर डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स चलाएं। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी लॉज बनाएं डाटा प्रोटेक्शन के लिए। कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी के जरिए एक गवर्नेंस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। लेकिन डिजिटल गैप और डाटा सिक्योरिटी जैसे इश्यूज को सॉल्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी के बिना गवर्नेंस रिफॉर्म पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट को इनोवेट करते रहना होगा और डिजिटल टूल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Describe the initiatives in citizen-centered administration in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली बन सके। हमें पॉलिसीज, रिफॉर्म्स और प्रोग्राम्स के बारे में लिखना है जो लोगों को बेटर सर्विस और पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिटीजन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक ऐसे गवर्नेंस सिस्टम से जहां लोगों के नीड्स, राइट्स और वेलफेयर को सबसे पहले रखा जाए। इस अप्रोच में पब्लिक सर्विसेज को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव बनाया जाता है। भारत में ऐसे कई रिफॉर्म्स शुरू किए गए हैं जिनका गोल है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का गैप कम करना। ये एफर्ट्स पार्टिसिपेटिव और एफिशिएंट गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। मेन बॉडी। 1. राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट 2005। RTI एक्ट के थ्रू लोग सरकारी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और करप्शन कम होता है। RTI ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल की जा सकती है, जो गवर्नेंस को ज्यादा ओपन बनाता है। 2. गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एम है सरकारी सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाना। आधार, डिजी लॉकर, हॉस्पिटल जैसे सर्विसेज से लोगों को आसानी से एक्सेस मिलता है। उमंग, MyGov जैसे पोर्टल्स इंटीग्रेटेड और ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनसे फिजिकल और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम हो जाते हैं। 3. सिटीजन चार्टर्स और सेवोत्तम मॉडल। सिटीजन चार्टर्स एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें सर्विसेज, टाइम लिमिट्स और ग्रीवेंस मैकेनिज्म लिखा होता है। सेवोत्तम एक फ्रेमवर्क है जिससे सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाती है। इनसे लोग अपने राइट्स और फैसिलिटीज के बारे में अवेयर होते हैं। 4. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। CP ग्राम्स जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स पे लोग अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त जैसे बॉडीज करप्शन चेक करने में हेल्प करते हैं। कई स्टेट्स में जान सुनवाई और टोल फ्री हेल्पलाइंस भी स्टार्ट की गई है। 5. सोशल ऑडिट्स और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। MG नरेगा जैसे स्कीम्स में सोशल ऑडिट से लोग खुद स्कीम्स का अवैल्यूएशन कर सकते हैं। ग्राम सभा और वार्ड कमिटीज जैसे प्लेटफॉर्म से लोग प्लानिंग और मॉनिटरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं। 6. टेक्नोलॉजी और मोबाइल गवर्नेंस का उपयोग। परीक्षा, उमंग, आरोग्य सेतु जैसे ऐप से सर्विसेज लोगों के मोबाइल तक पहुंच गई है। SMS अलर्ट्स, ऑनलाइन डैशबोर्ड्स और ग्रीवेंस ऐप से गवर्नेंस और एक्सेसिबल हो गई है। रियल टाइम अपडेट से रिस्पॉन्सिवनेस भी इंप्रूव होती है। कंक्लूजन, इंडिया में सिटीजन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन काफी इवॉल्व हुआ है जिसमें लॉज, टेक्नोलॉजी और न्यू सिस्टम्स का बड़ा रोल है। इन रिफॉर्म्स से सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुआ है। लेकिन आप भी डिजिटल डिवाइड, अवेयरनेस और रेजिस्टेंस जैसे चैलेंजेस हैं। अगर इन रिफॉर्म्स को और स्ट्रांग बनाया जाए तो गवर्नेंस और भी इंक्लूसिव बन सकती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें।